लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का आज का क्लास इस बात पर आधारित है कि जीआईसी मुख्य परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें। जैसा कि आपको बात मालूम है कि दिसंबर में जीआईसी का मेंस एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है और जीआईसी मेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको वर्ड लिमिट में शब्द सीमा के अंतर्गत सवाल को पूछा जाएगा, जिसमें 50 शब्द के 150 और 250 वर्ड में आपको सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य रूप में जीआईसी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम वही है जो पाठ्यक्रम आपका प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया था। इसलिए उस पाठ्यक्रम के आधार पर आपको तैयारी करना है। सवाल यहाँ पर यह है कि आप इसकी तैयारी में क्या क्या करें और इस तैयारी को कैसे आप अपने मंजिल तक पहुँचाएँ। इसी बात पर हम लोगों का आज का यह क्लास आधारित है कि आप एक आदर्श उत्तर लेखन कैसे लिखें। इसको लिखने के लिए आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है और अभ्यास करने से भी पहले आवश्यक है कि आपको सबसे पहले संपूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जीआईसी का मेंस एग्ज़ाम जीआईसी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको जो एग्ज़ाम होगा उसके अंतर्गत आपको सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर और दूसरा होगा आपका राजनीति विज्ञान। हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की। राजनीति विज्ञान के साथ साथ आपको सामान्य हिंदी और निबंध की भी तैयारी करना है। आपको इस बात को देखना है कि सामान्य हिंदी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विशेष परीक्षा में सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है उस पेपर के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य रूप में सामान्य हिंदी का जो पेपर विशेष में होता है उसी पैटर्न का पेपर आपका कमोबेश इसमें भी है। निबंध के तैयारी करने के लिए आप अखबार को पढ़ लें। आप पहले इस बात को डिसाइड कर लें कि किस विषय वस्तु के आधार पर हमको निबंध लिखना है और उस निबंध लेखन का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में बात करें तो राजनीति विज्ञान मुख्य परीक्षा में दो पाठ्यक्रम निर्धारित है। एक है पॉलिटिकल थ्योरी का पाठ और राजनीति शास्त्र के सिद्धांत की बात है इसमें, और दूसरा इसमें दिया गया है भारत का संविधान। दो पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं जिस पर आधारित होगा आपका मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र। यह बात आपको समझना है कि अब इन सवालों को आप हल कैसे करेंगे। आपसे पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे प्रश्न के संदर्भ में आपको उसमें पूछा जाएगा 50 शब्द का, आपको 150 शब्द का, और इसमें सवाल आपको पूछा जाएगा 250 शब्द का। शब्द सीमा का पालन करना आवश्यक होता है। अगर आपको शब्द सीमा दिया है कि आपको 50 शब्द में इसका उत्तर देना है या आपको 150 शब्द में इसका उत्तर देना है या 250 वर्ड में इसका उत्तर देना है, तो आप इस बात को समझें कि आपको स्ट्रिक्टली शब्द सीमा का पालन करना आवश्यक रहता है। आप 5 शब्द कम भी लिख सकते हैं, 5 शब्द आप ज़्यादा लिख सकते हैं। माने छूट आपको है तो केवल 5 शब्द के, 5 शब्द से ज़्यादा की छूट नहीं मिलती है। इसलिए शब्द सीमा के पालन का अभ्यास किए बगैर सवाल का सही उत्तर लिखना कठिन होता है। इसलिए सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका 78 से लेकर के 80 के बीच में सवाल सही किया है प्री एग्ज़ाम के अंतर्गत, तो आपने मेंस परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि परिणाम आने के बाद आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको शब्द सीमा के आधार पर अपनी तैयारी को अंजाम देना है। शब्द सीमा के अंतर्गत पालन करने के साथ साथ आपको एक बात याद करना है
कि शब्द सीमा के अंतर्गत जो सवाल आपको पूछे जाते हैं उन सवालों के उत्तर में आपको किसी प्रस्तावना का उल्लेख नहीं करना है। प्रस्तावना को इसमें नहीं लिखना होता है। अर्थात ऐसा ना करें कि आपको सवाल पूछा गया और सवाल का इंट्रोडक्शन लिखने में ही आपने 40 वर्ड को खर्च कर दिया और बचे हुए 10 शब्द में ही खाली उत्तर लिखे। तो ऐसी स्थिति में 50 शब्द के लिए अगर आपको 10 नंबर है तो आप समझ लें कि एक वर्ड के लिए कितने नंबर हैं। उसी के आधार पर आपके उत्तर की जांच की जाएगी, आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए जो प्रश्न शब्द सीमा के अंतर्गत पूछे जाते हैं उन सवालों को लिखने में किसी प्रस्तावना को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप सीधे सवाल को लिखना स्टार्ट करें। अगर आपको पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहते हैं तो आपको भारतीय संविधान क्या है, संविधान की विशेषता क्या है, इन सब बातों पे नहीं जाना है। केवल इतना लिखना है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इस कथन का तात्पर्य क्या है, अर्थात अपने इस कथन के माध्यम से परीक्षा में आपको यह पूछा गया कि भारत का संविधान एक जटिल संविधान है। यह जटिल संविधान कैसे है, इसकी व्याख्या करते हुए आपको बतलाना है कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि एक तो बहुत विस्तृत है, इसमें 395 आर्टिकल लिखे हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं तथा 22 भाग हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद के भी उप अनुच्छेद, अपवाद और न्यायिक निर्णय हैं। इसलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। इसकी व्याख्या करते हुए आपको लिखना है, न कि इसमें किसी प्रस्तावना का उल्लेख करना है। आपको सवाल यहाँ पर इस बात पर आधारित पूछा जाएगा कि शब्द सीमा के अंतर्गत सवाल का उत्तर लिखने के लिए आप एक आदर्श उत्तर लेखन करने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि आपको विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। बिना पूर्ण ज्ञान के आप सवाल का उत्तर नहीं लिख सकते। दूसरा आवश्यक है कि इसके उत्तर लेखन का अभ्यास भी होना आवश्यक है। अभ्यास करना चाहिए। इसलिए पहले संपूर्ण विषय का आप ज्ञान करें और दूसरे पे शब्द सीमा के अंतर्गत इसका अभ्यास करें। और यह अभ्यास आप आज से ही निरंतर करना अगर स्टार्ट करते हैं तो इसमें सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाएंगी, क्योंकि अभ्यास निरंतरता की मांग करता है। और निरंतर अगर अभ्यास करते हैं तो विषय वस्तु के स्पष्टता आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपका उत्तर, तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बात है कि आपका उत्तर सटीक होना चाहिए। और दूसरा इसमें विश्लेषणात्मक होना चाहिए। सटीक और विश्लेषणात्मक होने का आशय क्या होता है? सटीक का आशय है जो पूछा गया आप केवल उसी बात को लिखें। आपको पूछा गया है राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है। गार्नर के इस परिभाषा के आधार पर राज्य के उत्पत्ति की व्याख्या करें तो आपको यह बात मालूम हो कि यह कथन गार्नर के इस बात पर आधारित है कि राज्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक परिस्थिति का परिणाम है। इसके विकास में किसी एक तत्व ने नहीं बल्कि अनेक तत्वों की भूमिका रही। तो आपको यह सटीक लिखना है, न कि आपको यह इसके पहले लिखना है कि राज्य की उत्पत्ति का प्राचीन सिद्धांत दैवी सिद्धांत था, फिर शक्तिवादी सिद्धांत आया, फिर सामाजिक समझौता आया और उसके पश्चात राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत आया। ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए
गार्नर के द्वारा कहा गया कि राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है। तो यहाँ आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखना है कि गार्नर के द्वारा आपने इस कथन के माध्यम से कि राज्य का निर्माण नहीं बल्कि राज्य का विकास हुआ है, राज्य के उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत को के व्याख्या की गई, उसका समर्थन किया गया और इस सिद्धांत के अंतर्गत बतलाया गया कि राज्य की उत्पत्ति में एक नहीं बल्कि अनेक तत्वों के द्वारा सहयोग किया गया है। उसमें निम्नलिखित तत्व इस प्रकार हैं। यह बातें आपको लिखना है, पैराग्राफ को चेंज करके इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसका उत्तर सटीक हो और इसका उत्तर विश्लेषणात्मक हो। दूसरा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्तर में कट ना हो, कटिंग आप इसमें ना करें। कटिंग का मतलब है कि आपने एक वाक्य को लिखा, आप फिर बाद में आपको लगा कि ये तो हमने गलत लिख दिया है और उसको अगर आपने कट कर दिया तो इसका इम्प्रेशन परीक्षक के ऊपर गलत होता है और आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कटिंग का प्रयोग न करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो 5वें नंबर पर आता है वह बात यह है कि आपको बतलाना है कि कभी भी उत्तर लेखन में आप पुनरावृत्ति का दोष न आने पाए। पुनरावृत्ति का दोष न आए, इस बात का ख्याल आपको रखना है कि इसमें पुनरावृत्ति का दोष न आने पाए। पुनरावृत्ति का अर्थ यह है कि जिस बात को आपने पहले पैरा में लिखा उसी बात को फिर से आपने तीसरे पैरा में भी लिख डाला, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसका अर्थ है कि आपके पास विषय वस्तु का अभाव है, अर्थात आपको सवाल का उत्तर मालूम नहीं है। आप परीक्षक को केवल कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि पुनरावृत्ति का दोष उत्तर लेखन में गलत माना जाता है। हम लोग अपने जीआईसी मुख्य परीक्षा का क्लास 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन करने के साथ साथ आप कैसे सवालों का सही उत्तर लिखें, इस बात पर हम लोगों की चर्चा होगी। लिखने का प्रयास आपको अभी से कर देना चाहिए और 50 वर्ड के 150 शब्द के और 250 शब्द के जो सवाल आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनका हम लोग आदर्श उत्तर लेखन में मॉडल आंसर राइटिंग करेंगे और इस बात को देखेंगे कि अगर यह सवाल आता है तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट आप लिखेंगे। इसी बात का अभ्यास करना और इसी बात का आपको नोट्स भी बना लेना है। तो हमारा यह मेंस का क्लास इसी बात पर आधारित होगा। आपने इस बात को समझ लिया है कि एक आदर्श उत्तर लेखन के अंतर्गत हम लोगों को किस बात का ध्यान रखना है और कौन सी बात को ऐसा लिखना है कि जिससे हमारा उत्तर एक आदर्श उत्तर हो जाए। किस पॉइंट को हमको बचना है और किसको लिखना है, इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, अब यहाँ पर सवाल हमको यह अगर पूछा जाता है कि राज्य के संदर्भ में आपको सवाल पूछा गया, आपको राजनीति विज्ञान के अर्थ परिभाषा विषय क्षेत्र के अंतर्गत सवाल को पूछा गया
कि राजनीति विज्ञान राज्य ही नहीं बल्कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इस कथन की समीक्षा करें। आपको सवाल आया कि राजनीति विज्ञान और इतिहास का एक दूसरे के साथ संबंध है और राजनीति इतिहास का फल है, तो इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ है। इस कथन की समीक्षा करें। ऐसा सवाल आपको पूछा गया। राजनीति विज्ञान वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था है। यह आधिकारिक मूल्यों का एक सत्तात्मक आवंटन है। डेविड स्टन के इस कथन के समीक्षा करें। आपको अगर यह सवाल आता है तो आपको कुछ बातें याद करना है कि अगर समीक्षा पर आधारित सवाल आएगा आके इस कथन की समीक्षा करें, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपको विषय वस्तु लिखना है, विषय वस्तु लिखना है। दूसरा, विषय वस्तु के व्याख्या के साथ साथ उसका प्लस पॉइंट लिखना है, अर्थात उसका लाभ क्या रहा और उसका गुण क्या रहा। और तीसरे में आपको बतलाना है कि उसके हानिकारक पक्ष क्या है या उसका दोष क्या है। और लास्ट में आपको इसमें निष्कर्ष को भी निकालना होता है, अर्थात आपको हर एक सवाल में कुछ पॉइंट पहले ही बना लेना है कि ये सवाल अगर आएगा और समीक्षा लिखा होगा, समालोचना लिखा होगा, टिप्पणी लिखा होगा या वर्णन लिखा होगा, तो हम इन सब का आशय क्या होगा और इसके आधार पर सवाल का सही उत्तर कैसे लिखेंगे, यह इस बात पर आधारित होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको कोई सवाल पूछा गया तो उस सवाल का पूर्ण ज्ञान पहले आवश्यक है और पूर्ण ज्ञान के पश्चात आपको सीधे सवालों का उत्तर लिखना प्रारंभ कर देना है। और राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है। वर्तमान में राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु व्यापक स्वरूप ग्रहण करती जा रही है। इस कथन की समीक्षा करें। ऐसा सवाल आपको पूछा जा सकता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यह सवाल भी आपको पूछा जा सकता है कि राज्य के निर्माणक तत्वों का उल्लेख करें, तो आपको लिख देना है कि राज्य के निर्माणक तत्वों के विषय में गार्नर की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है और उसी परिभाषा के आधार पर राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अब इस बात पर अगर 50 शब्द का सवाल आया है तो आपको केवल बात करके हट जाना है, लेकिन अगर आपको 250 शब्द का आया है तो आप आराम से पैराग्राफ को चेंज करते हुए जनसंख्या पर लोगों का मत क्या है, या भूमि पर, भूभाग पर, निश्चित भूभाग पर विचारकों ने क्या कहा है और निश्चित भूभाग में क्या क्या तत्व आते हैं, इसको आपको लिखना है। और सरकार क्या है, सरकार के साथ साथ संप्रभुता क्या है, इन सभी बातों पर आपको अपनी बात को कहते हुए आगे बढ़ना है। तो यह बात यहाँ पर जैसा प्रश्न है और शब्द सीमा दिया है उसी के आधार पर सवालों को लिखने का आपको अभ्यास करना है। मेंस एग्ज़ाम के संदर्भ में इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको यह सवाल पूछ लिया गया कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, शक्ति नहीं इच्छा है। तो आपको ग्रीन के इस कथन पर टिप्पणी लिखें। ग्रीन के इस कथन पर आप टिप्पणी लिखें। आपको यह आज सवाल पूछ लिया गया तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि आपको इसमें क्या लिखना होगा
आपको सवाल यह पूछ लिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन, मस्तिष्क और शरीर का संप्रभु है। जेस मिल के इस कथन की आप समीक्षा करें। आपको सवाल यह पूछ लिया गया कि डेविड स्टन का यह कथन के राजनीति विज्ञान आधिकारिक मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है। आपको यह पूछ लिया गया कि संप्रभुता का निवास एक श्रेष्ठ मानव में होता है। आस्तीन के इस कथन पर टिप्पणी लिखें। आपको यह सवाल भी पूछ लिया कि संप्रभुता अविभाज्य न होकर के विभाज्य है। एक में संप्रभुता का निहित होना राज्य को निरंकुश बना देना है। इस कथन की समीक्षा करें तो बहुलवाद के द्वारा संप्रभुता पर कौन सी बातें कही गई, यह इस पर आधारित है। इसलिए इन सवालों पर आपको ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट के अंतर्गत भी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, दंड के अवधारणाएं आपको दी गई हैं और इसमें स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं। यह कथन मैकाइवर का है और आपके प्री एग्ज़ाम में भी सवाल आया था, बट मेंस एग्ज़ाम में यही सवाल 50 वर्ड में लिखने को आपको पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं। इस कथन पर टिप्पणी करें तो आपको बतलाना है कि स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। इस पर दो दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण दोनों को पूरक मानता है। प्रस्तुत कथन मैकाइवर का इसी बात पर आधारित है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं। समानता के बगैर स्वतंत्रता का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि इसका लाभ केवल एक वर्ग विशेष को मिलने लगता है। तो मैकाइवर का, लास्की का, हॉब्सन का और GDH कोल के विचार क्या हैं, इस पर टिप्पणी करते हुए आपको लिखना है इस सवाल को। हमको अगर यह सवाल पूछ लिया गया कि जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं होगी और जब स्वतंत्रता होगी तब राज नहीं होगा, लेनिन के इस कथन पर आप टिप्पणी करें तो आपको बतलाना होगा कि लेनिन के द्वारा क्यों इस बात को कहा गया कि राज्य की उपस्थिति स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक है। ग्रीन का यह कहना कि राज्य का कार्य बाधाओं के मार्ग में बाधा बनना है, इस कथन के आप समीक्षा करें। हमको अगर यह सवाल पूछ लिया गया कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है या कार्ल मार्क्स के विचारों का उल्लेख कीजिए, या उदारवाद से आप क्या समझते हैं। जितना भी पॉलिटिकल थ्योरी का पाठ्यक्रम है वह इसी पर आधारित रहता है। इसलिए आपको आधे सवाल पॉलिटिकल थ्योरी से पूछा जाएगा और आधा सवाल आपको भारतीय संविधान से पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत जैसे पहला ही है कि भारत का संवैधानिक विकास कंपनी के आगमन के साथ प्रारंभ होता है, टिप्पणी करें। आपको सवाल यह पूछ लिया जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य सिफारिशें क्या है। आपको पूछ लिया गया कि भारत का संविधान उधार का थैला है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसा सवाल आपको पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। न्यायपालिका के निर्णय के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें तो आपको बतलाना है कि बेरुवरी के वाद से लेकर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य तक प्रस्तावना में संशोधन पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या निर्णय दिया गया, आपको यह बात बतलाना है। नागरिकता का मामला बहुत ही ज्वलंत मामला है और इस पर आधारित सवाल आपको आ सकता है। वर्तमान के संदर्भ में CAA के संदर्भ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर आपको सवाल पूछा जाएगा, जिसको अभी केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है। भारतीय संसद ने इसको पारित किया। तो यह क्या है, नागरिकता
के संदर्भ में अब तक अब विभिन्न कानून कौन से बने 1955 से लेकर के अब तक, इस पर भी 250 वर्ड में आपको सवाल पूछा जा सकता है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों पर सवाल होगा, 50 शब्द का भी हो सकता है और 250 का भी। मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर स्थापित करें, इस पर सवाल आपको आ सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन के विषय में अब तक न्यायपालिका के द्वारा कौन कौन सा निर्णय दिया गया, इस पर आपको सवाल आ सकता है। हमको सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है, संसद का गठन कैसे होता है। के.एम. नामबियार का यह कथन कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ संविधान के ऊपर फरेब हैं, इस कथन की समीक्षा करें। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के ऊपर टिप्पणी लिखें। भारत का राष्ट्रपति रबर की स्टैंप है, इस कथन के आप समीक्षा करें। ऐसे सवाल खास करके उन सवालों को भी आप देख लें जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा पीसीएस में संविधान से रिलेटेड सामान्य अध्ययन में या वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान में पूछा गया है। ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं जीएससी प्रवक्ता में भी, क्योंकि पाठ्यक्रम कमोबेश पॉलिटिकल थ्योरी और संविधान का वही है जो पाठ्यक्रम पीसीएस के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। आपका वैकल्पिक विषय है राजनीति विज्ञान, इसलिए सवाल बहुत आसान है, इसकी उम्मीद आप न करें। आपको सवाल न्यायपालिका से, केंद्र राज्य संबंध से तथा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पूछे जा सकते हैं। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम है जिस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाएगा। कैसे सवालों को हल करना है और कितने वर्ड में आपको लिखना है, शब्द सीमा का पालन करना कड़ाई के साथ यह आवश्यक होता है। ये दोनों पाठ्यक्रमों की बात हम लोग अपने क्लासेस में करेंगे। 1 अक्टूबर से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपना एडमिशन करा लें। हम लोग 1 अक्टूबर से कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे। आज की बात यहाँ तक थी। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।